Hello, Yes, sir. good evening. Okay, आलिया, लास्ट क्लास में शायद आप नहीं थी. ओए कोई बात नहीं. इफ्रा, हमने लास्ट कहाँ तक किया था? कुछ याद? सर हमने लास्ट एक क्वेश्चन करा था. If 4 kg of hydrogen gas is at अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. 727. इंटरनल एनर्जी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया Yes, था. sir. स्पेसिफिक गैस हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था, सीपी एंड सीवी. ओके, अब उसमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैस के लिए. ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट डिफाइन करता हूँ. फॉर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, इसके लिए अगर सॉल्व करना हो तो पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे. तो n इज इक्वल टू होता है सिंपली n1 प्लस n2, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल के बेस पे हम सिंपली सम कर देते हैं. अगर आपको कैलकुलेट करना हो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिक्सचर, तो m इज इक्वल टू होता है n1 m1 प्लस n2 m2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2. अगर आपको कैलकुलेट करना है cv ऑफ मिक्सचर, तो ये होता है मेरे पास n1 cv1 plus n2 cv2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2. उसी तरह कैलकुलेट करना हो आपको cp, तो ये फॉर्मूला होता है n1 cp1 प्लस n2 cp2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2. n को यूज करके अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं ताकि गामा ऑफ मिक्स कैलकुलेट कर पाऊं, तो ये फॉर्मूला होता है cp ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय cv ऑफ मिक्सचर. तो ये सारी चीजें हम मिक्सचर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द जगह आपको ये सिर्फ 3 चीजें कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकता है. जैसे अगर आपको बोलिए इफ 2 मोल ऑफ हीलियम एंड 1 मोल hydrogen is mixed, find gamma of mixture. तो पहले क्या कीजिएगा, पहले चेक कीजिएगा कि क्या क्या गिवन है. तो आप बोलिए नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट गैस के लिए 2 है, नंबर ऑफ मोल्स सेकेंड गैस के लिए 1 है. फर्स्ट गैस आपका हीलियम मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3. सेकेंड गैस डायटोमिक, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 5. इसको यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं सीवी. इसका फॉर्मूला होता है F/2 टाइम्स R एंड CP, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस F/2 टाइम्स R. तो इन दोनों टर्म की वैल्यू पुट कर दीजिए, CV1 CV2 CP1 CP2, एंड देन इस फॉर्मूले में पुट करके गामा ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए आंसर कितना होता है.
ये सॉल्व हुआ आपसे? ओके मैं आप सॉल्व करके बताता हूँ। आप जब फॉर्मूला यूज कीजिएगा गामा ऑफ मिक्सचर, n1 and n2 डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम सेम टर्म है, तो आपके पास चीजें बच जाएंगी n1 cp1 प्लस n2 cp2 डिवाइड बाय n1 cv1 प्लस n2 cv2। अब उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। n1 नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट, 2, cp1 फर्स्ट के लिए 3 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 2 + 3 5/2 टाइम्स r प्लस n2 cp2 5/2 हो जाएगा 7/2 r होल डिवाइड बाय n1 2 into 3/2 प्लस 1 into 5/2 r/2 सब में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास न्यूमरेटर में बचाएगा 5 to the 10 प्लस 7 17, डिनोमिनेटर में बच जाएगा 6 + 5 11। आलिया समझ आया? ओके तो इतनी सारी चीजें उस गैस के बेस पे अलग अलग इंटरनल एनर्जी एंड मिक्सचर के लिए हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपके पास वेलोसिटी ऑफ गैस। ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई एक टेबुलर फॉर्म में वेलोसिटी दे रखी हो। ठीक, velocity of gas
and number of particle, उस gaseous particle कितना है. जैसे सपोज कर लीजिए v1 number of v1 velocity से कुछ f1 number of particle move कर रहा है, v2 velocity से कुछ f2 number of particle move कर रहा है, and so on to vn velocity से कुछ fn number of particle move कर रहा है. तब इसके बेस पे अगर आपको कैलकुलेट करना हो कुछ टर्म, देखिए मैं बताता हूँ क्या क्या. पहला टर्म कहता है एवरेज. एवरेज का मतलब मीन, वो भी बोल सकते हैं. तो वी एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एफ आई वी आई डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल एफ आई. ठीक, जैसे मेरे पास f1 v1 f2 v2 f3 v3 so on to fn vn डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल जितने हैं उसके बेस पे. अगर मैं इसी पर्टिकुलर रिलेशन को अगर मैं सॉल्व करूं इन जनरल, मतलब ओवरऑल गैस के लिए, तो यही पर्टिकुलर क्वांटिटी आती है रूट अंडर 8 RT डिवाइड बाय पाई टाइम्स m, या इसी चीज को kb के टर्म में लिखते हैं तो 8 बाई पाई टाइम्स kb इंटू टी बाय स्मॉल m. अगर आप इसको प्रेशर के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं तो 8 बाई पाई p बाय रो. ठीक, तो ये मेरे पास ओवरऑल होल वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करते हैं तब होता है, और ये मेरे पास अगर वो पार्टिकल के फॉर्म में इंडिविजुअल गिवन हो टेबुलर फॉर्म में तब यूज करते हैं. इफ्रा, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर. ओके, सेकंड डिफाइन करते हैं हम लोग इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. जिस तरह मोड पढ़ते थे, मोड का मतलब होता है वो पर्टिकुलर डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो. तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहता है वो पर्टिकुलर स्पीड जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस मूवमेंट करते हो, उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं. स्पीड with which maximum particle are moving, तब इसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं. यही क्वांटिटी अगर मैं ओवरऑल होल वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करूं तो रिलेशन आता है 2 times r into t divided by m, which is equals to 2 times of kb into t divided by m, और प्रेशर के टर्म में 2 times p by rho. एक नेक्स्ट रिलेशन आता है आपके पास RMS, या उसी चीज को बोलते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS. RMS का मतलब जैसे मेरे पास ऊपर में जो क्वांटिटी थी, ठीक, उसके बेस पे कैलकुलेट करूं समेशन f1 नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी vi. अगर मैं vi का स्क्वायर कर दूं एंड देन उसका सम कर लूं तो मैं बोल सकता हूं स्क्वायर वेलोसिटी हम सम कर रहे हैं डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उससे डिवाइड कर दूं. तो हमने स्क्वायर करके सम किया एंड नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया, तो इसको बोल सकते हैं स्क्वायर मीन वेलोसिटी. एंड उसके ऊपर अगर ओवरऑल रूट लगा दूं तो उसको बोल सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. यही क्वांटिटी अगर ओवरऑल होल वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करूं तो आता है आपके पास 3 times RT डिवाइड बाय m रूट अंडर, या इसी टर्म की वैल्यू आती है 3 times kBT बाय स्मॉल m, या ये टर्म प्रेशर के टर्म में 3 times P बाय रो. तो मेनली गैस के पास ये 3 तरह की डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है. अगर आप इन तीनों को अरेंज कीजिए तो एक रिलेशन पूछता है कि कौन सी वेलोसिटी हाईएस्ट होगी, कौन सी वेलोसिटी लोएस्ट होगी. तो आप एक टर्म याद रखिए रैम. फर्स्ट वर्ड R, इट मींस RMS velocity
सबसे ज्यादा होगी, सेकंड वर्ड ए, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी एंड थर्ड वर्ड एम, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तीनों के बीच में ये रिलेशन होता है। आलिया, यहाँ तक कोई डाउट इन डिफरेंट डिफरेंट टर्म में? ओके, इसको नोट डाउन करिए। आलिया, लिख लिया आपने? ओके, जिसमें एक आसान सा क्वेश्चन देता हूं। Suppose in a sample, velocity of gas 2,4,4,4,5 meter per second. Find average, RMS, most probable. सॉल्व कीजिए पीछे वाले फॉर्मूले को यूज करके, देखिए आंसर कितना आता है। गुड इफ्रा।
फॉर्मूला साइज चेक कीजिए। जैसे वी एवरेज कैलकुलेट करना है, हर इंडिविजुअल वेलोसिटी उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है क्योंकि एक ही बार रिपीट कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं 2 + 4 + 4 + 4 + 5 डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये एवरेज वेलोसिटी दे देगा। उसी तरह अगर आपको आरएमएस वेलोसिटी निकालना है तो हर वेलोसिटी को स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, तो स्क्वायर मीन वेलोसिटी हो गई, रूट लगा दीजिए तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगी। गुड इफ्रा, गुड इफ्रा। आलिया आपने सॉल्व किया? जस्ट 1 मिनट। ओके, देखिए पहले एवरेज आप सारे टर्म्स को ऐड कीजिए, तो 4 + 4 + 4 12 + 7 19 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 3.8 मीटर पर सेकेंड। इन सबको ऐड कीजिए, 4 16 16 16 48 + 4 52 + 25 77 डिवाइड बाय 5 रूट अंडर, तो हो जाएगा 15.4 रूट अंडर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑलमोस्ट आपकी जो वैल्यू आएगी 3.08 मीटर पर सेकेंड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसको बोलते हैं? वो पर्टिकुलर स्पीड जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल मूव कर रहे हो, या बोल सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। आगे यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है? विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन?
2 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 बार है, 4 इसकी फ्रीक्वेंसी 3 बार है, एंड 5 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 बार है। तो किस वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 4। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जस्ट 4 हो जाएगी। आया समझ? ओके, तो हमने ये 3 अलग अलग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। अब इन्हीं तीनों वेलोसिटी के बेस पे हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। ठीक, एक ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया उसके बेस पे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। Maxwell's distribution of velocity of gas अगर मैं y एक्सिस के अलॉन्ग एक टर्म लूं dn by dv, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल मूविंग एट सम वेलोसिटी v, तो फ्रैक्शनल पार्ट होल डिवाइड बाय n, ये पर्टिकुलर टर्म डिफाइन करेगा इन टोटल नंबर ऑफ, अगर n पार्टिकल हैं उनमें कितने फ्रैक्शन पार्टिकल किसी गिवन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वर्सेस v। तब इसका कुछ ग्राफ आता है कुछ इस तरह से। इसमें सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पार्टिकल की होगी? कुछ यहाँ पे उसके जस्ट एडजेसेंट एंड उसके जस्ट एडजेसेंट तो अगर आपने यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ किया वर्टिकल लाइन, ये मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद ये टर्म, एंड ये टर्म। मैंने पीछे डिफाइन किया था आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी होती है, एंड सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। तो ये जो टर्म होगा वो हो जाएगा आरएमएस, ये जो टर्म होगा वो हो जाएगा एवरेज, एंड ये जो टर्म होगा मोस्ट प्रोबेबल। तो अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल के बेस पे देखिएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रैक्शनल सबसे ज्यादा किसका होता है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, इसके बाद एवरेज, एंड सबसे कम आरएमएस वेलोसिटी का। इसके बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। आई बात समझ? ओके, अब इस पर्टिकुलर ग्राफ के बेस पे आपको वेरिएशन बोलेगा कि मास, मॉलिक्यूलर मास उस पर्टिकुलर गैस का इंक्रीज कर जाए डिक्रीज कर जाए तो ग्राफ कैसे चेंज करेगा, या टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए डिक्रीज कर जाए तो ग्राफ कैसे चेंज करेगा। तो देखिए मैंने पीछे डिफाइन किया था तीनों गैसेस के लिए वेलोसिटी। तो इन तीनों वेलोसिटी में मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी उनकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, मतलब वो पीछे की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। अगर मास कम होगा तो वो आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, दूसरा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी आगे की तरफ शिफ्ट होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंगली। तब देखिए यही ग्राफ आपको कुछ ऐसा पूछ सकता है। अगर मैं कैलकुलेट करूं सिंपली dn बाई dv, फ्रैक्शनल नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, सिर्फ v के रिस्पेक्ट में। एक ग्राफ मेरे पास
किसी एक गैस के लिए इतना आया है, अगर किसी दूसरे गैस के लिए कैलकुलेट करूं एंड वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो, ठीक, तो पूछेगा दोनों के मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होगा, किसका मास कम होगा, किसका मास ज्यादा होगा। तो आप बोलिएगा पहले वाला ग्राफ अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ वेलोसिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, दूसरे मास के लिए अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। किसकी वेलोसिटी आपको ज्यादा दिख रही है, पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए? ब्लू वन, ब्लू वन। तो सेकंड वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, एंड वेलोसिटी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब सेकंड वाले कंडीशन में मॉलिक्यूलर मास कम होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन के लिए। तो अगर फर्स्ट वन m1 मास के लिए, सेकंड वन m2 मास के लिए, तो आप बोलेगा m1 विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू m2, क्योंकि मास इंक्रीज करेगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मास अगर डिक्रीज होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर मैं इसी ग्राफ को टेम्परेचर के बेस पे डिफाइन करूं, तो ये किसी टेम्परेचर T1 पे एंड ये किसी टेम्परेचर T2 पे, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? तो चूंकि वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, इसलिए T2 की वैल्यू ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू T1। आ लिया यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो ये रिलेशन याद रखिएगा इसके बेस पे। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ओके, एक लास्ट कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का, मीन फ्री पाथ। सपोज कर लीजिए एक वेसल लिया, इसमें कोई गैसेस पार्टिकल ऑफ डायमीटर d ये मैंने माना कोई भी एक गैसेस पार्टिकल जिसका अपना डायमीटर यहाँ से यहाँ तक कितना है d, इस पर्टिकुलर रेंज में कोई भी पार्टिकल होगा तो वो इसके साथ कोलिशन करेगा ड्यूरिंग दिस डायग्राम, हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ से हम तीन टर्म डिफाइन करते हैं। पहला रिलैक्सेशन टाइम, या उस चीज को बोलते हैं एवरेज टाइम। जैसे ये पार्टिकल है, यहाँ से मूवमेंट करना शुरू किया, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ से मूवमेंट करना शुरू किया, इस पॉइंट पे गया, किसी दूसरे पार्टिकल से कोलिशन हुई, फिर उसका पाथ चेंज कर जाएगा, किसी इस पॉइंट तक जाएगा, फिर वहां पे किसी तीसरे पार्टिकल से कोलिशन हुई, फिर डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, किसी इस पॉइंट पे जाएगा, वहां पे किसी अनदर पार्टिकल से कोलिशन हुई, फिर यहाँ चेंज कर जाएगा, एंड सो ऑन। तब ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मोशन कुछ टर्म डिफाइन करते हैं। पहला
इन सारे कोलिजन के लिए अगर मैं एवरेज टाइम गैप कैलकुलेट करूं तो इसको हम रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम डिफाइन करते हैं। दूसरा, इन सारे पाथ के लिए अगर मैं एवरेज पाथ कैलकुलेट करता हूं बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन तब उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। एंड तीसरा, इन सारे इंडिविजुअल पाथ में जो स्पीड अटेन बाय द पार्टिकल होगी उसका एवरेज कैलकुलेट कीजिएगा तो उसको हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हम 3 टर्म डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड के बेस पे, टाइम के बेस पे, पाथ के बेस पे। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब देखिए इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाल के एक रिलेशन डिराइव करना है, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। होता क्या है देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल वेसल इस तरह, इसका अगर मैं रेडियस देखूं यहां से यहां तक तो ये d दिख रहा है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर सिलेंडर यहां से यहां तक लेंथ, उस लेंथ को हम बोल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम टेकन। मान लीजिए इस गैसेस पार्टिकल की अपनी कुछ एवरेज स्पीड होगी एंड टाइम टेकन यहां से यहां तक डेल्टा टी ले लिया। कंसीडर diameter of gaseous particle having average speed, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला टर्म डिफाइन कर सकते हैं v एवरेज। इस चीज को नोटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, इसका मतलब होता है v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन टू n नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय n, जिससे मैंने पीछे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया था सेम उस तरह। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं स्मॉल n, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी। तब यहाँ पे डिफाइन करता है जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होगा उतने नंबर ऑफ कोलिजन कर सकता है वो पर्टिकुलर पार्टिकल आपस में। तो इसी चीज को बोल सकते हैं नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल और सिंपली नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मुझे यहाँ से नंबर कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ कोलिजन, तो ये सिंपली हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। बोल सकते हैं यहाँ से। Yes, sir. अब देखिए इस पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल सेगमेंट का अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूं तो ये जाएगा मेरे पास वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई रेडियस में कितना है यहाँ पे डी स्क्वायर इंटू हाइट, जो लेंथ है उस पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल सेगमेंट की, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। अब मेरे पास ये क्या आया, नंबर ऑफ कोलिजन किसी एक पर्टिकुलर टाइम में इतना नंबर ऑफ कोलिजन इस गैसेस पार्टिकल में करता होगा। अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम या उसको रेट ऑफ कोलिजन बोल सकता हूं। पहले आप इतना ड्रॉ कीजिए फिर मैं आगे कैलकुलेट करना सिखाता हूं।
आलिया लिख लिया आपने? ओके, अब इसके बेस पे अगर मैं रेट ऑफ कोलिजन कैलकुलेट करूं, नंबर ऑफ कोलिजन बाय टाइम टेकन, ये वैल्यू आ जाएगी n आई डी स्क्वायर इंटू एवरेज वेलोसिटी। इसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम रेट ऑफ कोलिजन बोलते हैं, ठीक, या कोलिजन पर यूनिट टाइम। अगर इस क्वांटिटी को रिवर्स कर लीजिए, 1 अपॉन रेट ऑफ कोलिजन, ठीक, यही पर्टिकुलर क्वांटिटी टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ कोलिजन, तभी डिफाइन करता है कि बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कितना टाइम वो पर्टिकुलर लेता होगा गैसेस पार्टिकल, वो टर्म डिफाइन करता है। तब इस क्वांटिटी को एक नाम देते हैं टाउ। तब इसका मतलब होता है टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। या इसी पर्टिकुलर टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, ये क्वांटिटी। तब इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय n पाई डी स्क्वायर टाइम्स एवरेज वेलोसिटी। हमने रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेट कर लिया, ठीक, पीछे हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी। तब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ, इसका मतलब होता है एवरेज बिटवीन सक्सेसिव पाथ गैसेस पार्टिकल कितना होता है, उन सारे पाथ का अगर एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। सपोज कर लीजिए इसको लैम्डा से डिनोट किया, तो इसका मतलब होगा लैम्डा 1, लैम्डा 2, सो ऑन टू n नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय n। यही पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम, इसके भी इक्वल होता है। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो एवरेज वेलोसिटी टाउ की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है n पाई डी स्क्वायर टाइम्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैंसिल आउट, तो आपके पास रिलेशन आता है 1 बाय n पाई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा। इफ्रा, यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब देखिए यहाँ पे जो हमने डेराइव किया है इस पर्टिकुलर मीन फ्री पाथ, उसमें हमने अज्यूम किया कि सिर्फ एक पार्टिकल जो पहला मूव कर रहा था, बाकी सारे पार्टिकल कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, वो सारी चीजें रेस्ट में थी। बट इन जनरल ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर पार्टिकल देमसेल्फ आपस में क्या करता होगा, मूवमेंट करता होगा। तो एज कंपेयर टू के एवरेज वेलोसिटी लेना, हमें उन पर्टिकुलर एवरेज का रिलेटिव मोशन अगर लेते तो वो ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे सकता था। इसीलिए हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो एवरेज वेलोसिटी के बेस पे थोड़ा गलत है, तो आप ये बोल सकते हैं, बट इन जनरल ईच पार्टिकल will be in motion। इसीलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग एवरेज वेलोसिटी, आप उन एवरेज वेलोसिटी का मतलब उन सारे वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी लेते तो ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आता। तब उसको एक्सपेरिमेंटली जब सॉल्व करते हैं तब आपके पास रिलेशन आता है लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 टाइम्स
n पाई d स्क्वायर, इसीलिए एक फैक्टर √2 इसके साथ डिवाइड में आ जाता है। आलिया, यहां तक कोई डाउट? यहां तक सब कुछ समझ आया क्या क्या हो रहा था? देखिए, हमने पहले क्या किया, हमें कैलकुलेट करना है, एक मैंने गैसेस पार्टिकल ली, उसका डायमीटर d है, ठीक। ये विद इन द रेंज ऑफ d जितने भी पार्टिकल आएगा सबके साथ कोलिजन करेगा। तो अभी हमने अज्यूम किया था सिर्फ एक गैसेस पार्टिकल क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, बाकी सारे कैसे हैं, रेस्ट में। तब इसके मूवमेंट के बेस पे हम 3 टर्म डिफाइन करते हैं। पहला, डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने के लिए, फिर कोलिजन हुई, फिर वहां से वहां तक जाएगा, फिर कोलिजन होगी। तो इन सारे जो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन है, उसका अगर एवरेज कैलकुलेट करता हूं तो उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। सेकेंड, उन सारे कोलिजन के इन बिटवीन जो गैस की वेलोसिटी होती है, उसका अगर एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। एंड तीसरा, उनके बीच का जो टाइम गैप होता है उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसको रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन बोलते हैं। यस इफ्रा, ओके। अब मुझे तीनों टर्म के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने एक टर्म डिफाइन किया, स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल होंगे उसको डिफाइन करना। तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसलिए इसको नंबर डेंसिटी। एंड फिर कहता है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होगा इन जनरल उतने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे। तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोलिजन। तो मैंने यहाँ से नंबर ऑफ कोलिजन कैलकुलेट कर लिया विद इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम रेंज कितना होता होगा। तो हो जाएगा, इस वॉल्यूम को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो n इंटू वॉल्यूम, इस सिलेंड्रिकल सेगमेंट का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। हमने अज्यूम कर लिया कि पार्टिकल यहाँ से किसी इस पॉइंट तक जाने के लिए जितना उसके एवरेज वेलोसिटी होगी इनटू टाइम टेकन, वो उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा। तो इसीलिए n वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में हमने वहां तक कैलकुलेट कर लिया था नंबर ऑफ कोलिजन कितना है। अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, या इसी जिसको रेट ऑफ कोलिजन बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ कोलिजन या टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, दोनों टर्म को डिफाइन करेगा। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, टाउ। दैट इज रिलैक्सेशन टाइम और टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। तो यही क्वांटिटी मेरे पास इतनी आ गई। अब मेरे पास मीन फ्री पाथ कहता है एवरेज टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, जो कि इसके इक्वल। तो इसके साथ रिलेशन ये होता है, दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, इतना आ गया। इस रिलेशन में थोड़ा गड़बड़ है कि हमने अज्यूम किया था कि सिर्फ फर्स्ट पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, बाकी सारे पार्टिकल रेस्ट में है। बट ऐसा इन जनरल होगा नहीं, हर पार्टिकल देमसेल्फ क्या होगा, मूवमेंट करता होगा। तो मूवमेंट करता होगा तो इंस्टीड ऑफ टेकिंग एवरेज वेलोसिटी, आप उन सारे वेलोसिटी का अगर रिलेटिव वेलोसिटी लेते तो ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देता है। तो उसी के बिहाफ पे एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर √2 यहाँ पे आ जाता है। तो एक्चुअल फॉर्मूला मीन फ्री पाथ का इतना होता है। आई बात समझ? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी नीट 2020 में आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पूछा था कि मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला सिंपली कितना होगा।
इफ्रा, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो आपका पूरा चैप्टर जो कार्टी थ्योरी ऑफ गैस वो सिर्फ इतना ही था। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। आपको मुश्किल से थोड़े डेरिवेशन जो शुरू किए थे वो पूछेंगे, या ये डेरिवेशन करने के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एंड इन्हीं रिजल्ट के बेस पे आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना हो सकता है, जो भी रिलेशन पूछ सकता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। ओके, तो ये आपका इंटायर